अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। सब्जेक्ट हमारा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर नंबर 2 है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। टॉपिक है आज हमने जो डिस्कस करना है सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि सुप्रीम कहा गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा गया है। जैसे कि हमने स्लाइड फीचर्स में भी पढ़ा, उसका फीचर था कि सुप्रीम है ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी ला, जो भी कवानीन बनाएगी, कोई भी उसको सुपरसीड, कोई भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वाइड नहीं कह सकता। तो आज हम पढ़ेंगे सुपरमेसी कैसी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। The doctrine of parliament sovereignty is the dominant characteristics of the British Constitution। ये जो डॉक्ट्राइन है हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को, कि सॉवरन करार दिया गया है, इक़्तिदार है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। सारा इक़्तिदार, सारी ताकत किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। एक डोमिनेंट करैक्टरिस्टिक, एक खसूसियात है जिसे डोमिनेट कर दिया गया है अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। Admittedly, the Parliament of England is the mother of all other parliament। जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, वो मदर है, माँ है तमाम पार्लियामेंट की। क्यों कि ब्रिटिश से ही जो पार्लियामेंटी निज़ाम जो उनसे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश से स्टार्ट हुआ। The king crowned the House of Lords and the House of Commons together Parliament, and now parliamentary sovereignty means supremacy of Parliament। ये किंग से, हाउस ऑफ लॉर्ड से, हाउस ऑफ कॉमन को मिलाकर हम कहते हैं ये एक पार्लियामेंटी निज़ाम है और सुप्रीम पार्लियामेंटी निज़ाम है। Parliament can pass, amend or repeal law to an extent that there is no fundamental law with which Parliament cannot interfere. It was till the glorious revolutions of 1688 then the supremacy of Parliament was established। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पास भी कर सकती है, लॉ को बना भी सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, उसको तब्दील भी कर सकती है, और कोई ऐसा फंडामेंटल लॉ नहीं है जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में इंटरफेयर करे। और ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कब कायम हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के बाद ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का निज़ाम राइज हुआ। अकॉर्डिंग टू जीन लीगल स्टील लोन कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ यूके कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक मैन इनटू वुमेन्स एंड वुमेन इनटू मैन। कहते हैं जो यूके की पार्लियामेंट है वो सब कुछ कर सकती है, कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट, ये चीज नहीं कर सकती कि आदमी को वुमेन बना दें या वुमेन को मैन बना दे। तो पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीमेसी को ये डिफाइन किया गया है कि सुप्रीम है, तमाम लॉज बना सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, उसको रिपेल कर सकती है, कोई भी कोर्ट या कोई भी एग्जीक्यूटिव उसके काम में इंटरफियर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी। इक़्तिदार की क्या डेफिनेशन है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक द सुप्रीम एब्सोल्यूट अनकंट्रोलेबल पावर बाय विच एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज गवर्न्ड इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। इक़्तिदार हम उसे कहते हैं जिसके पास सुप्रीम, जिसके पास एब्सोल्यूट अनकंट्रोलेबल अथॉरिटी होती है, पावर होती है एक इंडिपेंडेंट रियासत में, एक इंडिपेंडेंट स्टेट में उसके पास ज्यादा से ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना सुप्रीम पावर है। जिस तरह पाकिस्तानी स्टेट में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात ही सुप्रीम है, इसी तरह वहां जो है पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि सोवरेनिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, वो एक अनकंट्रोलेबल अथॉरिटी है, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सोवरेनिटी। अब पार्लियामेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ किंग, पार्लियामेंट मुश्तमिल है किसके ऊपर, किंग पर, हाउस ऑफ लॉर्ड पर, हाउस ऑफ कॉमन पे। ये दो हाउसेस हैं और साथ में एक किंग या क्राउन कहते हैं, किंग और क्वीन की हुकूमत होती है ना वहां। अब द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन है, दीज थ्री बॉडीज एक्टिंग टुगेदर ऑफन डिस्क्राइब एज द किंग इन द पार्लियामेंट। ये तीनों बॉडी मिलकर एक पार्लियामेंट की तश्कील करती है, एक पार्लियामेंट को बनाती हैं। डिराइव क्या है, द वर्ड पार्लियामेंट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच सिग्निफाई प्लेस ऑफ स्पीकिंग, कि जो पार्लियामेंट का लफ्ज है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मतलब उसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत बयान करते हैं कि ये एक प्लेस है स्पीकिंग की, बोलने की जगह है, अपने राइट को डिफाइन करने की जगह है, जहां से लॉ मेकिंग होती है। पार्लियामेंट देयरफॉर इज एसेंशियली अ प्लेस ऑफ स्पीकिंग, पार्लियामेंट एक अहम प्लेस है स्पीकिंग के लिए। नेक्स्ट है मीनिंग, लीगल मीनिंग इसका देखते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मींस दैट नो कोर्ट इन ब्रिटेन कैन डिक्लेयर एनी लॉ और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन। इसका लीगल मीनिंग देखिए कि लॉ की नजर में इसका मायने क्या है। ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि कोई कोर्ट, ब्रिटिश की कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती कि पार्लियामेंट में जो कवानीन बनाए हैं वो इनवैलिड है, वो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाया है, कोई भी कोर्ट वहां की ये डिक्लेयर नहीं कर सकती। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किथ के मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ कोर्ट बे इट्स लेजिस्लेशन, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बना सकती है और नहीं भी बना सकती, मेक कर भी सकती है लॉ को और अनमेक नहीं बना भी सकती लॉ को, लेकिन जितने भी वो लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट में से पास होकर आएंगे तो कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, ये फर्ज है उसको ओबे करे। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के मुताबिक द अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि एक अनलिमिटेड कह लें कि अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी है, कि उसके पास कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं बताई गई, कोई उसकी लिमिट्स नहीं बताएगी, वो जो मर्जी लॉ पास कर सकती है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कोर्ट हो या एग्जेक्टिव हो, रियासत के तमाम जो असूल को बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी और कोई भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकता। एक अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुश्तमिल किन पे है? पार्लियामेंट क्राउन पे है, किंग और क्राउन, किंग द क्राउन जिसमें किंग और क्वीन आएंगे, हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, ये दो हाउसेज हैं, यहाँ से लॉ मेकिंग होती है और देन जाके क्राउन मतलब किंग और क्वीन के पास साइन होने के लिए जाते हैं, यहाँ की वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट की कन्वेंशन होती है। Next है origin of parliament. There are three important landmark in the growth of the sovereignty of the parliament. First देखते हैं when the parliament is resolved. पहली parliament जब first हमने ये देखा जब parliament resolved in December 1648 में to bring the King Charles to trial. तो लाया गया King Charles को trial के लिए, who has subsequently executed in 1649. ये सब कुछ कब हुआ? 1649 में। It was the same parliament, yes, वही parliament थी जिसने which abolish कर दिया monarchy को by an act डिक्लेयर इंग्लैंड टू बी द कॉमनवेल्थ, और ये कह दिया कि ये एक्ट एक डिक्लेयर कर दिया कि इंग्लैंड भी कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करता है। सेकंड बात उन्होंने कही ओरिजिन है ना, पार्लियामेंट बन कैसे रही है, उसका स्टार्ट कैसे हो रहा है। सेकंड देखा गया द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 when the James II was made to be abdicated and his failed to cooperate with parliament, कि जेम्स जो 2 था जो वहां का सॉवरन था पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर था वहां का, वो फेल्ड हो गया कॉपरेट करने में, तावन करने में विद पार्लियामेंट के साथ। इट वाज द सेम पार्लियामेंट, ये वही पार्लियामेंट थी जिसने इनवाइटेड किया, बुलाया विलियम एंड मैरी को थ्रोन टू द थ्रोन, और विलियम एंड मैरी को कहा कि अब ये पार्लियामेंट सवरानिटी आपके पास है, क्योंकि पार्लियामेंट वहां सुप्रीम थी तो पार्लियामेंट जो मर्जी कर सकती थी। थर्ड देखा गया इन 1785 में when the younger Pitt became the prime minister and the king case to choose and dismiss his well come to an and minister। इसमें ये देखा गया कि 1785 में यंगर पिट को बिकम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और जो पहले वाला किंग था उसको डिसमिस कर दिया गया, उतार दिया गया। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ब्लैक्सलार डिक्शनरी। Parliament has sovereign and uncontrollable authority in making, confining, unlodging, restraining, abrogating, repelling, receiving, expounding of law concerning matter। कि पार्लियामेंट के पास इक्तदार है कि वो जो कुछ मर्जी कर सकती है, उसके पास ऐसी अथॉरिटी है कि लॉ बना सकती है, उसको कंफर्म कर सकती है, उसको अब्रोगेट कर सकती है, बदल सकती है, तब्दील कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये सारे इख्तियारात मौजूद थे। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ पार्लियामेंट। डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ पार्लियामेंट में देखा गया अकॉर्डिंग टू डायसे की मुनादी, जिसने ये लिखी, जिसने डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश इन 1885 में ये बुक पब्लिश की जिससे नाम था डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये कहा गया दैट देयर इज नो लॉ विद द पार्लियामेंट कैन मेक, कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती। दैट देयर इज नो लॉ विद द पार्लियामेंट कैन नॉट अनमेक, कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसे पार्लियामेंट अगर ना चाहे तो नहीं बना सकती। मतलब कि पार्लियामेंट के पास राइट है, उसके पास ताकत है कि वो कोई भी लॉ मेकिंग कर सकती है, कोई भी लॉ बना भी सकती है और चाहे तो उसको रिपेल भी कर सकती है। देयर इज नो अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, कोई ऐसी अथॉरिटी, लॉ में ऐसी अथॉरिटी नहीं बताई गई कि इंग्लैंड की इस पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई चेक रख सकता है। नो मार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉ, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हैं और जो ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट भी बनाती है, जो कवानीन बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बताए गए इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां का निज़ाम ऐसा है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो किस तरह हम उसको डिस्टिंक्शन कर सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को और एक ऑर्डिनरी लॉ को। देन है हमारे पास कोर्ट व्यू ऑन सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। एक केस आया शरीफ ऑफ मिडिलसेक्स हेल्ड
मुनक्किद किया गया, इट कुड नॉट इंटरफेयर विद द मैटर एंड डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें यह कहा गया इस केस से रिलेटेड पार्लियामेंट ने जो भी डिसीजन दिया है, जो भी डिसीजन देंगे या दिया, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो जो इसके ऊपर फैसला इंप्लीमेंट करना चाहे, तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो पार्लियामेंट के फैसलों के खिलाफ जा सके। देन है प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब असूल क्या है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का? असूल पढ़ते हैं, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट में, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होगी, सॉवरेनिटी होगी, तमाम इक़्तिदार किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास होगा। इट मेक्स पार्लियामेंट द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी इन द यूके व्हिच कैन क्रिएट और एंड एनी लॉ। जनरली द कोर्ट कैन नॉट ओवररूल इट्स लेजिस्लेशन। सेम वही बात कि पार्लियामेंट के पास यह इख्तियार होगा कि वो लॉ मेकिंग कर सकती है, लॉ बना सकती है, लॉ को चेंज कर सकती है, लॉ को डिस्टिंक्शन कर सकती है, लॉ को अब्रोगेट कर सकती है, लॉ को डिसमिस कर सकती है। ये तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के पास होगी। इसके साथ साथ ये कहा गया कि कोर्ट भी वही लॉ, अब कोर्ट के ऊपर भी वही लॉ बाउंड होंगे कि कोर्ट उन्हीं फैसलों, उन्हीं लॉज के मुताबिक फैसला करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट अफेक्टिंग पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। अब कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश स्टेट्स में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को इफेक्ट तो किया, उसके ऊपर असर पड़ा उसका? द ह्यूमन राइट एक्ट 1998। अब जब ह्यूमन राइट एक्ट आ गया, इंसानों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक्ट आ गया, तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कभी भी इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के वायलेशन नहीं कर सकती थी। तो ये एक इफेक्ट था। डेवल्यूशन ऑफ पावर पार्टी लाइक स्कॉटिश पार्लियामेंट आ गई, इसने भी ऐसे कवानीन बना दिए जो पार्लियामेंट्री सवरेनिटी की पावर को थोड़ा सा लेस कर दिया गया कि वो इन असूलों के मुताबिक ही चलेगी और कभी भी फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है? बिल ऑफ राइट्स 6089 है। The provision of the Bill of Rights are to secure the privileges of Parliament. Some of the main provisions कि बिल ऑफ राइट है जिसमें ये एग्जाम्पल हैं, कुछ मिसालें दी गई पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को डिफाइन करने के लिए कि ऐसे प्रोविजंस ऑफ बिल आ गए जिसने सिक्योर किया कि प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होती है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको पावर दी जाती है कि अगर उनको फ्रीडम होती है, स्पीच की फ्रीडम हो जाती है कि वो जैसे मर्जी चाहें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके पास होती है। उनको फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, मतलब उनके कोई अरेस्ट, कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, उनके पास ये कुछ ताकत होती हैं। Some of the main provision, कुछ ऐसी मेन प्रोविजन थी। किंग पावर ऑफ सस्पेंडिंग लॉ विदाउट द असेंट ऑफ पार्लियामेंट इज लीगल। कि किंग की पावर को अगर लॉ से सस्पेंड करना है विदाउट द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को उस चीज के अंदर लाए बगैर हमने किंग की पावर को सस्पेंड करना है, तो वो एक इलीगल है। विदाउट पार्लियामेंट हम इस चीज को इलीगल कहेंगे। अगर पार्लियामेंट का भी तावन होगा किंग की पावर को खत्म करने का, तो तब वो लीगल होगी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 701 है। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक द किंग होल्ड हिज ऑफिस एंड एक्सेशन टू द थ्रोन कैन बी चेंज। इस एक्ट के मुताबिक ये कहा गया कि किंग या क्वीन जो सी होंगी वो होल्ड करेंगे अपना ऑफिस, अपना जो ऑफिस होगा उसको इस एक्ट में ये डिफाइन कर दिया गया कि जो किंग की एक्सेशन होगी, जो अपना थ्रोन होगा, कैन चेंज भी कर सकता है। इसमें डिफरेंट रूल्स बता दिए गए किंग के ऑफिस के रिलेटेड। Act of Union with Scotland 707 and Ireland Act 800. Bypassing these two act, Parliament made Scotland and Ireland part of Union. Parliament ने ये एक्ट पास कर दिया कि जो स्कॉटलैंड होगा, आयरलैंड, क्योंकि ये एक स्टेट है, तो ठीक है, 4 स्टेट है ना ब्रिटिश में, तो ये दोनों स्टेट जो सी हैं यूके का हिस्सा होंगी। ये किसने कहा? पार्लियामेंट की सुपरमेसी थी, पार्लियामेंट ने कह दिया। Septennial Act 1780. It extended the life of the existing parliament which was elected for 3 years. It was prolonged its life by 4 years. इस एक्ट में ये डिफाइन किया गया जो लाइफ है एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की, अभी जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसको, उसकी जो ईयर होती है ना, टेन्योर होता है, 3 साल का होता है, देन वो इलेक्ट होके आते हैं पब्लिक से, तो इस 3 साल के अरसे को प्रोलॉन्ग कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 4 साल के लिए। Parliament 1911. All legislative power relating to the money bill were taken away by the House of Lords, and by this act, and term of Parliament was fixed at 5 years instead of 7 years. कि तमाम जो मनी बिल होंगे, इसमें ये डिफाइन किया गया कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर रिलेटेड टू मनी बिल वो हाउस ऑफ लॉर्ड से छीन ली गई। कि हाउस ऑफ लॉर्ड को ये इख्तियार नहीं दिया कि जो मनी बिल होगा वो हाउस ऑफ लॉर्ड से स्टार्ट होगा, और हाउस ऑफ लॉर्ड में ये कह दिया गया कि क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड जो टर्म होती है पार्लियामेंट की 5 साल की फिक्स्ड थी, लेकिन अब जो सी है 7 साल उन्होंने डिक्लेयर कर दी।
ये हाउस ऑफ लॉर्ड का टेन्योर बताया गया है। तो इसमें ये कह दिया गया तमाम मनी बिल जो से होंगे जो तमाम मनी बिल कहाँ से स्टार्ट होंगे, हाउस ऑफ कॉमन से स्टार्ट होंगे। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 अंडर दिस एक्ट के मुताबिक द डोमिनियन लेजिस्लेशन वर ग्रांटेड फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जो हमारे पास इनके पास क्या इस एक्ट में ये डिफाइन कर दिया गया कि तमाम की तमाम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी डोमिनियन लेजिस्लेचर के पास होगी। ये किसने डिफाइन किया, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ने ये एक्ट पास कर दिया। ये थे पब्लिक राइट्स के बारे में ना, ये जितने पब्लिक राइट्स में डिफाइन किए गए तो पब्लिक राइट्स के मुताबिक ये थोड़े से डिफाइन किए गए। आगे है रिगार्डिंग प्राइवेट राइट। प्राइवेट राइट के मुताबिक क्या किए गए, प्राइवेट राइट आर कंसिडर्ड स्केयर्ड एंड नेसेसरी फॉर लीडिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। के प्राइवेट राइट में ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे बताया गया, पार्लियामेंट हैज एस्टैब्लिश्ड सुपरमेसी बाय इंटरफेयरिंग देम। पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बताए, उसको देखें कि अकॉर्डिंग टू कोक के मुताबिक इट में जज फॉर द इन्फेंट और माइनर और फुल एज, इट में लेजिटिमेट अ चाइल्ड एंड डिक्लेयर लेजिटिमेट अ चाइल्ड, इट में बी न्यूट्रलाइज एन एलियन। ये कुछ प्राइवेट राइट थे जिसको डिस्कस किया गया, प्राइवेट राइट को डिस्कस किया गया। इसके बाद ऐसे असूल बताए जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी को इन्हांस कर रहे थे। अब कौन से असूल थे वो देखते हैं हम। जुडिशियल डेफरेंस, अब प्रिंसिपल असूलों को बताया गया कि जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जुडिशियल डेफरेंस देखा गया, द प्रिंसिपल दैट द कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड मस्ट अप्लाई देम एज अ लॉ ऑफ द लैंड। अब ये प्रिंसिपल था एक सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इन्हांस करने के लिए। ये कहा गया कि कोर्ट कभी भी जो लॉ पार्लियामेंट से डिक्लेयर होंगे, कोर्ट कभी भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकती। ये नहीं कह सकती कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों बनाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वाइड है। कोर्ट कभी भी इसके ऊपर राइज नहीं कर सकती क्वेश्चन। और ये इसी तरह अप्लाई होंगे जिस तरह तमाम असूल पहले अप्लाई किए गए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी एक असूल है सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसको इन्हांस कर लिया। द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट हैज सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज सच एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। इसमें ये कहा गया, जो प्रिंसिपल के बारे में बता गया, पार्लियामेंट के पास ये सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी होंगी, ये सारी प्रोटेक्शन दी गई। प्रिविलेजेस का मतलब प्रोटेक्शन है, उनके पास ये एहतियार होते हैं कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। अगर हम अपोजिशन को देखेंगे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उनके पास ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो मेंबर होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और उनको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। implied repeal, the doctrine that if new act of parliament conflict with the earlier, the later act take precedence। अगर पार्लियामेंट कोई न्यू लॉ बनाए और उसका इख्तलाफ हो, उसके अगेंस्ट हो जो प्रीवियस लॉ बनाए गए हैं, तो प्रीवियस लॉ को खत्म कर सकती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के पास एख्तियार होता है, वो प्रीवियस लॉ को खत्म कर सकती है और न्यू लॉ को जो सा उन्होंने न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जनरेट किया है वो अपनी सोसाइटी में रेगुलेट करवा सकती है। ये सारे एख्तियार पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को इन्हांस करते हैं। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एक बड़ी वजह है। द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट पीपल अकाउंटेबल टू द पीपल एंड मस्ट आंसर टू देम थ्रू इलेक्शन और अदर मैकेनिज्म। के प्रिंसिपल बताया गया, पार्लियामेंट्री पीपल अकाउंटेबल हैं कि जो पार्लियामेंट पीपल अगर कोई भी गलत काम करेगा तो पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है कि पीपल मस्ट आंसर टू देम थ्रू इलेक्शन और अदर मैकेनिज्म, कि लोगों को जवाब देना पड़ेगा अगर वो कोई गलत काम करते हैं, अगर वो अपनी सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट नहीं कर सकते, अगर वो अपनी सोसाइटी के लिए कोई अच्छे कानून नहीं बना सकते, तो पार्लियामेंट में भी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की जाती है, प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट लोग क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं जमहूरियत को, क्योंकि वो लोगों की मदद से इलेक्ट किए गए हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं, देन वो पार्लियामेंट का एक मेंबर बनते हैं, एक हिस्सा बनते हैं। द प्रिंसिपल दैट अ पब्लिक हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसेस थ्रू पिटीशन एंड अदर मैकेनिज्म। द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। और जितने भी फैसले पार्लियामेंट करेगी, जितने भी फैसले पार्लियामेंट के मेंबर करेंगे, वो किसकी बिहाफ पे होना चाहिए, वो लोगों की जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन है इसमें, क्योंकि तमाम मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के वो सारे पब्लिक से निकले हैं, पब्लिक ने उन्हें सिलेक्ट किया है, देन इलेक्ट होकर वो पार्लियामेंट का मेंबर बने हैं। द प्रिंसिपल दैट द पब्लिक हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसेस टू पिटीशन एंड अदर मैकेनिज्म।
पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है उसकी, द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट ऑपरेट विद द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन विच गवर्न इट्स बिहेवियर एंड पावर, कि उनका प्रिंसिपल है पार्लियामेंट का, जितने भी फ्रेमवर्क जो भी उनके लॉ कवानीन बनाएंगे वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के खिलाफ नहीं होंगे। जितने भी कवानीन होंगे, क्योंकि वो ब्रिटिश का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अनरिटन है, तो जब अनरिटन होगा तो वो बेस किसके ऊपर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे बेस कर रहा है। और उनके जो बिहेवियर, उनकी जो ताकत होगी वो किससे जुड़ी होगी, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उनके कस्टम के मुताबिक सारी सोसाइटी रेगुलेट कर रही होगी। कभी भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में ये भी एक पावर है, ये भी एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी प्रिंसिपल को इन्हांस कर लिया, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के रिलेटेड कभी भी कोई कवानीन नहीं बनाए जाएंगे। आगे सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, तो द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट हैज पावर एंड फंक्शन सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, वहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है। हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, द क्राउन है, तो एक दूसरे के पास, उन सब के पास पावर है, वो एक दूसरे के पास, एक तो ये सेपरेशन ऑफ पावर होगी, तमाम एख्तियारात उनको ऊपर डिवाइड कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए द सॉवरेनिटी, द पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू द सॉवरेन बॉडी विद द पावर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द यूके, कि पार्लियामेंट को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि तमाम एख्तियारात और तमाम पावर जो सी है, जितनी भी अथॉरिटी है वो सॉवरन के पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। यूके, पूरे यूके को चलाने की पावर किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास होगी। नो हायर अथॉरिटी, कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं होती जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। देयर इज नो हायर अथॉरिटी देन पार्लियामेंट इन द यूके एंड इट्स लॉ कैन नॉट बी ओवर रूल्ड बाय एनी अदर बॉडी, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बनाई गई है, कोई ऐसी अथॉरिटी है ही नहीं जो पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ को, कवानीन को ओवर रूल कर सके, खत्म कर सके। अब सुपरमेसी ओवर द मोनार्की, अब पार्लियामेंट सुप्रीम है मोनार्की से रिलेटेड। अब पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव सुपीरियर टू द मोनार्क एग्जीक्यूटिव पावर, के पार्लियामेंट के पास ही तमाम इख्तियारात हैं और वो सुप्रीम है। सुपरमेसी ओवर द जुडिशरी, अब पार्लियामेंट जितने भी लॉ बनाएगी, लॉ टेक प्रेसिडेंस और जुडिशियल डिसीजन एंड कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन, ये तमाम जितने भी पार्लियामेंट को यहाँ भी सुप्रीम कहा गया कि वो जितने भी कवानीन बनाएगी, वो जितने भी लॉ बनाएगी वो सुप्रीम होंगे और कभी भी जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ ये कह सकेगी जुडिशरी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नेक्स्ट है नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, अब जब भी कोई भी पार्लियामेंट कोई ऐसे कवानीन बनाएगी तो उसके ऊपर रिव्यू नहीं किया जाएगा। यही तो वजह है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। द कोर्ट इन द यूके कैन नॉट इनवैलिडेट और डिक्लेयर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलाइक इन सम कंट्रीज द जुडिशरी इन द यूके डज नॉट पोसेस द अथॉरिटी टू स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड। अब जो कोर्ट होगी वहाँ, जहाँ हम कहते हैं ब्रिटिश में भी सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन उसके पास कभी भी ये इख्तियार नहीं दिया गया उसको कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट ना कर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लेके कोई डिसीजन पास कर सके, क्योंकि ये पार्लियामेंट को वहाँ सुप्रीम क्या है, पार्लियामेंट जैसे चाहे, जैसे मर्जी चाहे लॉ बना सकती है। तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी को कम कर सके। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही नहीं होती, एब्सेंस होने की वजह से पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा गया। यूके डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक जुडिशियल बाइंडिंग पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ये यूके में ऐसी अथॉरिटी नहीं बनाई गई जो जुडिशियल बॉडी को एम्पावर्ड कर सके। तो इसकी एक बड़ी वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने की वजह से जो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट करेगी उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, कोई कोर्ट ही नहीं होगी उसके ऊपर उसको रिव्यू करने के लिए। तो बेसिकली ये सुपरमेसी है पार्लियामेंट की। अमेंडमेंट ऑफ लॉ, अब अमेंडमेंट तरमीम की जा सकती है लॉ, पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपेल एग्जिस्टिंग लॉ। अब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो तब्दील कर सके, वो बदल सके, वो एग्जिस्टिंग लॉ को रिपेल कर सके या न्यू लॉ बना सके। तो ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है। अमेंडमेंट की सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेशन, दो तरह की लिमिटेशन है पार्लियामेंट की। जितनी भी हमने प्रिंसिपल पढ़े, जितने भी असूल पढ़े, सुपरमेसी है, जुडिशरी है, सुपरमेसी ओवर मोनार्की है, नो हायर अथॉरिटी, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमने असूल पढ़े पीछे, अब उन पे ये असूल तो सुपरमेसी को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पार्लियामेंट हर तरह के लॉ बना सके, पार्लियामेंट किसी के भी राइट की वायलेशन कर सकते, पार्लियामेंट किसी भी बंदे को उठा के जेल में बैठा सकते, ये राइट अब
बेसिकली अब बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उनकी कस्टम में ये तो नहीं ना कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे बेस करता है। और कन्वेंशन क्या होती है, कस्टम होते हैं। कस्टम क्या होते हैं, कस्टम कभी भी अपनी सोसाइटी के लोगों के राइट्स को कभी वायलेशन नहीं करने देती। तो बेसिकली कुछ लिमिटेशन भी इंप्लीमेंट होती है। अब वो कौन सी है, 2 टाइप्स की लिमिटेशन है, एक अलीज या स्पोज लिमिटेशन। हम सपोज करते हैं कि ये कुछ लिमिटेशन है, और कुछ होती है रियल लिमिटेशन जो एक्चुअली में हमारे पास लिमिटेशन होती है, कभी भी पार्लियामेंट उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। सबसे पहले अलीज और स्पोर्ट्स लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले है मॉरल लॉ, अहलाकी इकदार से बाहर नहीं पार्लियामेंट चल सकती, कभी भी वो अहलाकी इकदार को डिसअपॉइंट या डिसग्रेस नहीं कर सकती। वो देखते हैं कि पार्लियामेंट इज इनवैलिड अपोज टू द स्पिरिट ऑफ मॉरलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो एक मॉरल लॉ को अपोज कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है, तो वो लॉ एक्चुअली में इनवैलिड होगा। द पार्लियामेंट शैल नॉट पास एनी लॉ अपोज टू द पब्लिक मोरालिटी, कि पार्लियामेंट जो है कभी भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि ऐसा लॉ बना सके जो पब्लिक मोरालिटी, जो पब्लिक इकदार को, पब्लिक अहलाकी इकदार को डिसअपॉइंट कर सके। नेक्स्ट है रॉयल पैरोग्रेटिव्स। अब रॉयल पैरोग्रेटिव्स क्या है, उनकी देखते हैं क्या लिमिटेशंस है। रॉयल पैरोग्रेटिव्स, अब रॉयल पैरोग्रेटिव्स क्या है, द एग्जेक्टिव इज सुप्रीम, जो एग्जेक्टिव है। वहां रॉयल पैरोग्रेटिव से क्या मुराद लिया जाएगा, किंग या क्वीन की हुकूमत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। द एग्जेक्टिव इज सुप्रीम, जो वहां एग्जेक्टिव है, किंग या क्वीन जो है वो सुप्रीम है। एज द गॉड द एक्सरसाइज द पैरोग्रेटिव ऑफ द क्राउन सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ द स्टैचूज, द पार्लियामेंट कैन नॉट टच द पैरोग्रेटिव ऑफ द क्राउन। अब वहां बात हमने की कि वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी तो है, लेकिन वहां की एक कन्वेंशन है कि जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो कहां से पास होकर आएंगे, एसेंट्स भेजे जाते हैं। एसेंट्स ना जब तक उस पेपर साइन ना कर दिए जाए, सिग्नेचर ना हो किंग और क्वीन की तरफ से, तो तब तक वो लॉ ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लॉ ऑफ द लैंड बन ही नहीं सकता। ये किसने कहा, ये वहां ब्रिटिश की कन्वेंशन है कि जब तक लॉ जो है पास ना हो जाए, रॉयल पैरोग्रेटिव, किंग या क्वीन उसे पास ना कर दे, तब तक वो लॉ ऑफ लैंड नहीं बन सकता। और वहां की ये कन्वेंशन है कि कभी भी पार्लियामेंट के पैराग्रेटिव ऑफ क्राउन की पावर को टच नहीं कर सकती, ना सस्पेंड कर सकती हैं। ये एक उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती हैं, कुछ कन्वेंशन उनको, कुछ कस्टम्स हैं जो उनकी पावर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्ट ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट, अब जब प्रीवियस पार्लियामेंट आर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड। अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि लिमिट कहते हैं प्रीवियस, हमने पीछे पढ़ा कि जब भी कोई पार्लियामेंट न्यू लॉ बनाती है, अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है उसका प्रीवियस पार्लियामेंट या प्रीवियस लॉ के साथ, तो वो उसको रिपेल कर सकती है। लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होता उस चीज को रिपेल, वो भी तो एक पार्लियामेंट ने कवानीन बनाया ना, तो उसको भी एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है। रियल और एक्चुअल लिमिटेशन, अब हम बात करते हैं एक्चुअल लिमिटेशंस क्या हैं जो असल में एक बाउंड्री सेट कर दिए हैं, इनके खिलाफ कवानीन ना बनाए जाएं। Internal limitation. Internal check come from the nature of the sovereign power itself. The member of the parliament are formed amongst the people's duty elected by men. कुछ internal limitation होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसी internal limitation होती हैं कि कभी भी आप उनके राइट को वायलेट नहीं कर सकते, कोई भी लॉ उसके खिलाफ नहीं बना सकते। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन होती है, इंटरनल आपके स्टेट के ऊपर होती है ना। इंटरनल लिमिटेशन का मतलब है अंदरूनी जो उनकी बाउंड्रीज हैं, तो अंदरूनी बाउंड्रीज मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट हैं, कभी भी लोगों के खिलाफ कभी कवानीन नहीं बना सकते। अब एक्सटर्नल लिमिटेशन देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ। अब कभी भी हम पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस डज नॉट अटेम्प्ट टू वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब पार्लियामेंट कभी भी प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, उनको कभी भी वायलेट नहीं कर सकती। वो भी मोरालिटी के रिलेटेड होते हैं, वो भी एथिक्स के रिलेटेड होते हैं, तो कभी भी आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं कर सकते। उसको वायलेट करने का मतलब है कि आपने लॉ को वायलेट किया है, आपने बैनुल अक़वामी लॉ को वायलेट कर दिया, आपका स्टेट के साथ एक रिलेशन होता है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ आप पे भी ऑब्लिगेशन होती है कि आप उसको भी फॉलो करें। Press and public opinion. The press and public opinions are important check on the parliamentary sovereignty and act against the wishes of the people may result in revolution or military defense and is also bring to defeat to the party. कहते हैं कि भी पार्लियामेंट कभी भी ऐसे कानून नहीं बना सकेगी जो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो, जो पब्लिक द प्रेस और पब्लिक ओपिनियन जो उनसा होगा उसके खिलाफ कभी भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट। ये एक चेक होता है, पब्लिक ओपिनियन का चेक होता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे। वो कभी भी लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती।
Next है judicial interpretations. Court protect against interference and personal liberty, take away private property with compensation and depriving a subject of the right of access to court. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के कोर्ट जो सी है प्रोटेक्ट करती है अगर कोई भी लॉ पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है या प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलेटेड है विदाउट एंड कंपनसेशन अगर कोई भी प्रॉपर्टी राइट को छीन लेता है किसी भी पर्सन से तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जुडिशरी उस चीज को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि जुडिशरी का मकसद ही क्या है जस्टिस और फेयरनेस का करना। तो कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती ही कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बना ले तो ये उसके पास एहतियारात नहीं होता। लीग्स एंड एसोसिएशंस फॉर्म्ड फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पस हैव टू बी कंसल्टेड बाय पार्लियामेंट बिफोर पासिंग इफेक्ट ऑन देम एंड इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर दीज एसोसिएशन। जो भी इसके रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए होते हैं लॉ बनाए जाते हैं कभी भी उनसे मुंसलिक इदारों के साथ हम उनके भी राइट की वायलेशन उनके खिलाफ भी लॉज नहीं बना सकते। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 इट इज लिमिटेड सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये भी पार्लियामेंट से सोवरेनिटी को लिमिट कर देते हैं क्योंकि इसमें भी डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ डोमिनियन कि कभी भी जो डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन है कभी भी उनके इख्तियारात को उनके इख्तियारात के खिलाफ कभी कोई नहीं बना सकता है। अगर वो बनाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनियन स्टेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को अथॉरिटी दे देन वो कोई लॉ मेकिंग कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ होता है पार्लियामेंट पास अ लॉ विच इज कंटेयर टू द लोअर टेम्परेट इट्स सुप्रीमेसी कि पार्लियामेंट कभी भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इट गिव पावर टू मेक लॉ टू अथॉरिटी अदर देन पार्लियामेंट एंड हेंस लिमिट द सुप्रीमेसी। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है जो हमने इदारों को कुछ पावर मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास तो एक एब्सोल्यूट पावर है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पावर दूसरे इदारों को तकसीम की जाती है डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे कि यूनिवर्सिटी को दी जाती है एग्जेक्टिव के पास जुडिशरी के पास अथॉरिटी होती है अपने अपने सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए तो हम उनके खिलाफ भी कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये लिमिट करते हैं उनके पास भी अथॉरिटी है उनके पास भी लॉ मेकिंग बेशक आपकी तरफ से आई आपने उन्हें पावर और अथॉरिटी डिवाइड किया दी है तो आप उनके खिलाफ भी कोई भी कानून नहीं बना सकते। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है पार्लियामेंट कैनॉट एक्ट अगेंस्ट द विशेष पार्लियामेंट कभी भी लोगों की ख्वाहिशों के खिलाफ कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं सकती फॉर द अल्टीमेट रूल ऑफ इंग्लैंड और द पीपल ऑफ द इंग्लैंड कि ये एक रूल है ना इंग्लैंड का क्योंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट का मकसद ही क्या होता है कि लोगों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना क्योंकि वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट पीपल के वोट से सिलेक्ट होकर आते हैं तो पार्लियामेंट कभी भी लोगों की ख्वाहिशात के अगेंस्ट नहीं होगी। देन है ह्यूमन राइट्स के अगर कोई भी पार्लियामेंट कैन नॉट पास एंड लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल एंड प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट एक्ट कि पार्लियामेंट कभी भी ह्यूमन राइट के एक्ट किया हमने पीछे भी पढ़ा डेवलपमेंट एक्ट में कि पार्लियामेंट कभी भी ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करे। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन पे बेस करता है तो पार्लियामेंट के पास ये राइट ही नहीं होगा कि कोई भी कन्वेंशन के खिलाफ क्योंकि वहां अगर लॉ को ब्रेक करने का मतलब है अगर आप कन्वेंशन को ब्रेक करते हैं कन्वेंशन को ब्रेक करने का मतलब ही ये माना जाता है आपने लॉ तोड़ा तो कन्वेंशन एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन अनरिटन रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट शेप द फंक्शन ऑफ द यूके पॉलिटिकल सिस्टम आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ये लीगली तो बाइंडिंग नहीं होता लेकिन वहां का रूल ही ऐसे हैं वहां के कवानीन ही नहीं लिखे हुए हैं तो कन्वेंशन पे बेस करते हैं। जब वो कन्वेंशन पे बेस करते हैं तो उन कन्वेंशन को ब्रेक करने का मतलब आपने लॉ को ब्रेक किया तो कभी भी पार्लियामेंट जो है कन्वेंशन के खिलाफ लॉ नहीं बना सकती। potential and abuse of power कि अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट कुड पोटेंशियल लेड टू द अब्यूज ऑफ पावर कि इस चीज पे लगाते हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो एक एब्सोल्यूट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती है तो कभी भी कोई उसके खिलाफ लॉ नहीं बना सकता तो ये एक एब्यूजिव अथॉरिटी हो जाती है वो जो मर्जी चाहे तो कर सकती है लेकिन लिमिटेशन लगा दी द सिस्टम्स रिलाई ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस सिस्टम में उन्हें कहा गया कि जो आपको पावर दी गई है जो आपको पीपल ने ग्रांट की है अता की गई है पीपल की तरफ से क्योंकि आपने एक स्टेट को रेगुलेट करना है लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना है तो आप उसका एक जिम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच समझकर इस पावर का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हम कंक्लूड करेंगे द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रेफर टू इट्स एब्सोल्यूट एंड डोमिनेंस ओवर द यूनाइटेड किंगडम गवर्नेंस। ये कहा जा रहा है कि हमने जितना भी इस टॉपिक को रिलेट किया इसमें सिर्फ यही बताया गया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है पार्लियामेंट सुप्रीम है अनकंट्रोलेबल अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है
ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उसके पास लेजिस्लेशन जो भी लॉ मेकिंग करेंगी, कभी भी वो जुडिशियल जो है जुडिशियल कोर्ट उसके ऊपर ये नहीं कह सकती कि जो पार्लियामेंट ने लॉ मेकिंग की है वो बिल्कुल गलत है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। This concept has evolved historically, significant milestone and solitary parliament position. Parliament law supersede all other authority. ये पार्लियामेंट के जितने भी ला ये कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इसने एक ग्रिप पकड़ ली कि पार्लियामेंट की पोजीशन को स्ट्रांग कर दिया गया कि पार्लियामेंट लॉ सुपरसीड ऑल अदर अथॉरिटी। अगर पार्लियामेंट ने कुछ लॉ कुछ पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये तो दूसरी इंस्टीट्यूशन को आपने पावर दिए है अपने लॉ को रेगुलेट करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो अपने लॉ को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन ये कहा गया कि कभी भी पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करेगा उनके ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता, पार्लियामेंट की पावर को खत्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कौन से असूल हैं जो सुप्रीम करवा रहे हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को सुप्रीम कहा गया, कुछ ऐसी लिमिटेशन बताई गई जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को लिमिट कर रही हैं कि पार्लियामेंट उनके खिलाफ कवानीन नहीं बना सकता, जो हमने आज पढ़ी हैं एक्चुअल लिमिटेशन पढ़ी हैं और साथ ही स्पोर्ट्स लिमिटेशन पढ़ी हैं कि मॉरल लॉ के खिलाफ, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ कोई भी ऐसे कवानीन उनको डिफाइन किए कभी भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई भी ऐसे कवानीन पार्लियामेंट नहीं बना सकती, क्योंकि पार्लियामेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। बेसिकली टुडे द लेक्चर इज कंप्लीट नाउ। ओके, अल्लाह हाफिज, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।